कैसा पेपर आ सकता है, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए, किस पे ज्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए, कहां से कम आ रहे हैं और 2024 में किस प्रकार का पेपर आ सकता है। किस्मत का बहुत बड़ा खेल है। अगर हम देखें 19 से 23 का ट्रेंड तो ऑलमोस्ट हर तरफ इक्वल था। पेपर जो है आपका कंसेप्चुअल, रटने वाला, जो दोनों का मिक्सचर आता था। जीवन में सब कुछ आसान। हेलो बच्चों, मेरा नाम है सागर बरजातिया और हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद और जेईई मेंस का पेपर क्रैक करने के बाद आप हमको ढूंढें। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं क्रैक करने वाला हूं जेईई मेंस के पेपर को। कैसा पेपर आ सकता है, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए, किस पे ज्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए, किस पे कम एम्फेसाइज करना चाहिए। और अब हम इस वीडियो में बात करेंगे पूरे के पूरे केमिस्ट्री की, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो या फिजिकल हो। तो बच्चों तैयार हो? आइए। तो वेलकम टू द ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मैं सागर बरजातिया आपके सामने लेकर आ रहा हूं स्ट्रेटेजी सेशन फॉर जेईई मेंस। चैप्टर वाइज वेटेज बताऊंगा, एनालिसिस करेंगे कि लास्ट के 4-5 सालों में जेईई मेंस में क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे हैं, कहां से ज्यादा आ रहे हैं, कहां से कम आ रहे हैं और 2024 में किस प्रकार का पेपर आ सकता है। तो बेटा देखो, सबसे पहली बात तो अगर हम एनालिसिस करने पर चलें तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल में जो वेटेज है 2019 से 2023 तक का लिखा है, क्योंकि जितना फिर ज्यादा पुराना जाते जाएंगे वो हमारे लिए बेकार है। क्योंकि कहा जाता है ना, किसी भी पेपर के बारे में अगर जानना है तो ये देखो कि लास्ट 4 या 5 साल में उसका कैसा ट्रेंड रहा है। तो बट ऑब्वियस की बात है कि आगे भी वही रहेगा, है ना। हाँ, किस्मत का बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि अगर वो थोड़ी सी पलटती है तो फिर तो भाई अच्छे अच्छे ढेर हो जाते हैं। लेकिन नहीं, भगवान पे उतना विश्वास रखना है, अपने आप पे इतना विश्वास रखना है, अपने टीचर्स पे इतना विश्वास रखना है कि आपकी फतेह होगी, आपकी जीत निश्चित है। तो देखो बेटा, अगर हम देखें 19 से 23 का ट्रेंड तो ऑलमोस्ट हर तरफ इक्वल था। 30-30-30 या 33-33-33, बीच में 20 और 21 में थोड़ा सा डगमगाया था, 50% फिजिकल हो गई थी। लेकिन फिर से उस चीज को सुधारा गया, 22 में सब इक्वल है, 23 में भी इक्वल है। तो सर ये बताइए जेईई मेंस 2024 में क्या होने वाला है? मेरा आंसर मेरे रिस्पेक्ट पे ये है कि यार सब इक्वली होगा। 19-20 का फर्क हो सकता है लेकिन ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। देखा जाए तो केमिस्ट्री में 3-3-3 चैप्टर लगभग तीनों से हटा दिए गए हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि कोर्स रिडक्शन से कोई एक बहुत ज्यादा हो जाएगा तो कोई एक बहुत कम हो जाएगा। पेपर जो है आपका कंसेप्चुअल, रटने वाला, जो दोनों का मिक्सचर आता था, दोनों के दोनों आपके पास आएंगे। रटने वाला इन द सेंस फैक्ट बेस्ड। कुछ चीजें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में रहती हैं जो फैक्चुअल बेस्ड होती हैं, उस पर भी 2-3 सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। और फिजिकल से न्यूमेरिकल पोर्शन, यानी कि आपको अपने फॉर्मुलेस पर स्ट्रॉन्गनेस रखनी है। ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चंस, रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चंस, इन सब पर आपको ध्यान रखना है। तो सर ये बताइए कि जब हम तैयारी करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन नहीं है, किसमें हार्ड है और किसमें आसान है? तो सबसे पहली बात तो ये याद रखो कि जीवन में सब कुछ आसान है। क्या है? बोलो मेरे साथ, आसान है। ठीक है, अब हम आते हैं आपके स्ट्रेटेजी फॉर फुल केमिस्ट्री, किस पे आपको ध्यान रखना है। और फिर हम बात करेंगे फिजिकल पे, इनऑर्गेनिक पे और ऑर्गेनिक पे कैसे फतेह हासिल करनी है। देखो बेटा, अगर हम पूरी केमिस्ट्री की बात करें, अगर हम ये बात करें कि सर अब कुछ चंद दिनों में रिवीजन कैसे किया जाए, सर ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मैं कैसे पढ़ाई करूं, तो बेटा देखो, इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। टीचर्स के नोट्स उठाओ जो तुमने पूरे साल पढ़ा है, जो तुमने पूरे साल घिसा है, जो तुमने पूरे साल नोट किया है, अंत में वही काम आता है। तुम ये सोचो कि हम कोई नई चीज उठाकर पढ़ने लग जाए तो भाई बेकार है, वेस्ट। तो टीचर्स के नोट्स उठाइए, जिस भी टीचर से आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है उनको उठाइए, उन्हें आप रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करते हुए दिक्कत आ रही है, सर टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, तो लगने दो ना।
मैगी नूडल्स थोड़ी ना है जो 2 मिनट में रिवाइज हो जाएगी है। हम लोग भाई टॉप लेवल के इंजीनियर बनने जा रहे हैं, ना। आईआईटी आपका सपना है, एनआईटीज आपके सपने हैं, तो उन सपनों को पूरा करने के लिए टाइम लग रहा है तो लगाओ ना, क्या दिक्कत है भाई? मैगी खानी है क्या? है ना? हाँ, शॉर्ट नोट्स अगर तुमने बनाए हुए थे, तुमने अगर गलतियां नहीं करी थी, तुम अगर शुरुआत से फोकस थे कि नहीं हमको अंत में शॉर्ट नोट्स की जरूरत पड़ेगी, फॉर्मुलेस की जरूरत पड़ेगी, तुमने अगर वो बनाए हुए हैं तो उन्हीं को रिवाइज कर लो, उनसे तुम्हारा अगर रिवीजन हो जाता है तो फिर जो साल भर तुमने डीपीपी और मॉड्यूल्स पे तुमने काम किया है उन्हीं को रिवाइज करना, उन्हीं पर काम करना, उन्हीं को दोबारा लगाना ज्यादा किफायती होता है। रीजन बीइंग, हो सकता है जब तुमने डीपीपी लगाई हो तो कुछ क्वेश्चन तुम्हें ना आए हो, तुमने उस पर एस्ट्रिक मार्क लगाया हो कि यार ये मुझे नहीं आया, इस तरीके के सवाल में मैं फंस रहा हूं। दोबारा वो रिवाइज करोगे तो तुमको पता चलेगा कि यार अब इसमें ऐसा करते हैं, इसमें ऐसा नहीं करते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, आपने ये चीज एनालाइज करी होगी, कभी हम किसी क्वेश्चन में फंसते हैं, वो क्वेश्चन अगर हमको दोबारा आ जाए हम उसमें दोबारा फंसते हैं। तो बार बार पहले ही फंस लो ताकि जेई मेंस में अगर क्वेश्चन आ जाए तो तब ना फंसो। तो फंस फंस कर ही निकलोगे, ठीक है, फंस फंस कर ही निकलोगे। तो डीपीपी और मॉड्यूल से आपके न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए, फिर भी अगर तुम्हें लगे कि नहीं सर हमको तो बहुत ज्यादा चोला है, हमको जो है और ज्यादा रिवीजन की जरूरत है, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ ना। 2023 के ही अगर तुम क्वेश्चन लगा लो तो इतने ज्यादा सेट्स हैं, 23 ले लो, 22 ले लो, 21 ले लो, सो मैनी सेट्स, ऑल सेट्स के अगर क्वेश्चन लगा लोगे ना तो 600 से 700 सवाल तो सिर्फ केमिस्ट्री के कर बैठोगे तुम, बल्कि उससे ज्यादा। और केमिस्ट्री में कोई क्या नया पूछ लेगा भाई? फिजिक्स तो है नहीं कि इस एंगल से लटका दिया, उस एंगल से लटका दिया, फ्रिक्शन लेस कर दिया, फ्रिक्शन मोर कर दिया। अब अगर निकल डीएमजी के साथ टेस्ट दिखाता है और रेड प्रेसिपिटेट कॉम्प्लेक्स बनाता है तो वो 2021 में भी दिखा रहा था, 2022 में भी दिखा रहा था, 2024 में भी दिखाएगा और 2025 में भी दिखाएगा। रीमन टीमन रिएक्शन में अगर इंटरमीडिएट कार्बीन बन रहा है तो 1990 में भी बन रहा था, आज भी बन रहा है और कल भी बनेगा। तो कुछ चेंज नहीं होगा, बस पूछने का तरीका अलग हो जाएगा। कभी इनडायरेक्टली पूछ लेगा, कभी डायरेक्टली पूछ लेगा, कभी हलवा लगेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई मेंस के सारे सेट्स लगा लो बढ़िया तरीके से। इसके लिए अपने पीडब्ल्यू की भी एक बुक आती है, पीवाईक्यू लास्ट 4-5 इयर्स, बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ आप उसको रेफर कर सकते हैं। एनसीईआरटी रीडिंग और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मतलब यहां तक के बाद भी तुम्हें लगे नहीं सर हमको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो एनटीए बेटा चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के लास्ट 3-4 सालों से कह रहा है कि मैं एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा रहा हूं, तुम्हें जाना है तो जाओ। तो एनसीईआरटी रीड कर लेना बेटा, कभी कभार इनऑर्गेनिक के फैक्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चन उसी से आते हैं, ठीक है। अच्छा, ज्यादा भी फैक्ट्स वाले बेस्ड क्वेश्चंस एक आध अगर फंसता है तो फंसेगा, उस पर तुम्हारी गलती नहीं है। वो जेई ने सोचा हुआ था कि बच्चे को फंसाना है इस क्वेश्चन में, तो तुम फंसोगे। तो उस 1-8% या 2% क्वेश्चन के लिए इतना पागल मत हो कि बाकी 98% की स्टडी को या 97% की स्टडी को तुम बर्बाद कर दो। अपना 97%, 96%, 98% इतना स्ट्रांग रखो कि वो 1-2% वाले अगर क्वेश्चन आ जाएं फैक्ट बेस्ड तो उसमें तुमको ज्यादा परेशानी ना हो, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बेटा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार आप उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लगाइए और अगर टाइम मिले तो उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी पढ़ लीजिए, दिमाग की नसें खुलेंगी तड़ 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 तड़। आगे बढ़ते हैं। सर ये बात तो सब सही है, लेकिन हम ना केमिस्ट्री का सिलेबस ही नहीं समझ पा रहे हैं। काफी बच्चे तो ऐसे भी हैं, सर ये बताइए कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं। आओ 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 आओ, ये देखो फिजिकल केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी क्या है? ये तो हमने सारे चैप्टर्स के नाम लिख दिए हैं, इसमें जो चैप्टर्स नहीं है इस साल वो हटा दिए गए हैं। भाई गैसियस स्टेट हटा दो, सॉलिड स्टेट हटा दो, क्यों 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 लिखने का, है ना। तो भाई देखो, मोल कॉन्सेप्ट करने का, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स, सॉल्यूशंस, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स, इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स, ये 8 चैप्टर्स तुमको फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छे तरीके से आने चाहिए। जेई मेंस लेवल की बात करें तो बच्चा बहुत ज्यादा डरता है, अरे सर थर्मोडायनेमिक्स कैसे होगा, सर इक्विलिब्रियम कैसे होगा, सर बफर, सर बफर आ रहा है, सर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आ रहा है, सर पीएच आ रहा है, सर हम घबराहट हो रही है। काहे को घबरा रहे हो?
क्या तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए? एक बार जरा देखो तो क्या क्वेश्चन टफ पूछ रहा है, फिर हमसे बात करना। तो नीचे आके कमेंट बॉक्स में बताना क्या क्वेश्चन टफ आए हैं। अरे 10 में एक आध आ गया, 10 में 2 आ गए, 8 तो आए, 8 तो फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला तो याद कर मेरे बेटे। एटॉमिक स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिजिक्स में भी वही तुम मॉडर्न फिजिक्स में घुमा फिरा कर वही चीजें पढ़ते हो। अरे क्वांटम नंबर्स पे फोकस करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस करो, हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर फोकस करो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आसान है, काइनेटिक्स आसान है। आसान है कि नहीं है? फर्स्ट रेट लॉ पढ़ लो और छोटे छोटे बेस्ड न्यूमेरिकल्स लगा लो। एक बार जाओ देखो 21, 22, 23 में क्या पूछा है, समझ में आएगा। नहीं सर, ये जो आप नाम बोल रहे हैं ना, इन नाम को आप थोड़ा सा लिख दीजिए, हमको थोड़े सब टॉपिक्स बता दीजिए, किन किन सब टॉपिक्स पर हमको फोकस रखना है। तो रुको जरा, सब्र करो। ये तो चैप्टर्स नेम थे, अब ये आते हैं पूरा निचोड़ निकाला है मैंने, पूरा एकदम देख देख कर, बिल्कुल सीख सीख कर, बिल्कुल एक होता ना पूरा निचोड़ आपके सामने रख रहा हूं कि बेटा ये टॉपिक्स मत छोड़ कर जाना, फंस जाओगे। लिख के दे रहा हूं, अगर ये टॉपिक्स में से कोई टॉपिक नहीं आता, कोशिश कर ले उसको दोबारा पढ़ ले, रिवाइज कर ले। तो इन टॉपिक्स का रिवीजन आपके लिए बहुत जरूरी है। दीज आर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द फिजिकल केमिस्ट्री। मोल्स पर बेस्ड कैलकुलेशन, सिंपल मोल्स कैलकुलेशन नहीं होती, परसेंटेज कैलकुलेशन, मोल्स मास वॉल्यूम, ऐसे वाले कैलकुलेशंस जो होते हैं, जो सिंपल हम लोग लेक्चर 3 या 4 या 2 में पढ़ रहे होते हैं मोल कॉन्सेप्ट में, वो कर लेने का। क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन आएगा तुमको कि अरे यार सर अगर एक बार बस पढ़ लिया होता ना तो मजा आ जाती। क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। मतलब प्रेशर, कभी कभार बच्चा इतना ज्यादा पैनिक हो जाता है उस प्रेशर में कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है वो भी भूल जाता है, उल्टा लगा देता है। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास की जगह मॉलिक्यूलर मास ऊपर रख देगा, गिवन मास नीचे रख देगा। इसको बोलते हैं सिली मिस्टेक, जो कि होती है, ह्यूमन एरर है। आपसे भी हो सकती है, तुमसे भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। इस चीज से अगर आपको विजयी प्राप्ति करनी है, रिवीजन अच्छे करिएगा। किनके मोल्स कैलकुलेशन, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोहर पर बेस्ड काफी क्वेश्चंस देखे गए हैं लास्ट 3-4 सालों में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लीमैन बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, फुंड, इन सब पर बहुत क्वेश्चंस आए हैं। डी ब्रॉगली पर काफी क्वेश्चन आए हैं। हेजनबर्ग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, 2 ही ग्राफ हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन आते रहते हैं। क्वांटम नंबर्स, अरे भाई तारा दे तारा, ये पूरे सब टॉपिक्स नहीं है, ये इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हेस लॉ, गिव्स यू एनर्जी और एंट्रोपी पर। ये नाम देखने में खतरनाक है, एक बार क्वेश्चन लगाकर मुझे बताना, मैं वेट कर रहा हूं आपका। मुझे बताना कि सर हाँ यार ये तो बड़े हलवा थे सर, लेकिन एक बार पढ़ा होना चाहिए टीचर से। ये नहीं कि मतलब चलो चलो सर ने बता दिया हेस लॉ तो चलो वही हेस लॉ पढ़ने बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता है। तो उसमें आपको जानकारी होनी चाहिए, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से लेकर इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन तक, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये सब आपको पता होना चाहिए। इंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है, तब आप हेस लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन कर पाओगे। वही चीज हम थर्मोकेमिस्ट्री में जो हम बात कर रहे हैं ये सब आती है। और एक बात और, ये गिव्स यू एनर्जी और एंट्रोपी पे क्वेश्चंस तुम उठाकर देख लो, किताब प्रीवियस ईयर उठाकर देख लो, सिंपल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, देख लो क्वेश्चंस कितने आए हैं। अरे एंट्रोपी किसकी बढ़ रही है घट रही है वो पूछा है, और क्या चाहिए बताओ, और क्या चाहिए? हाइप बनाई हुई है, सिर्फ हवा क्रिएट किया हुआ है, तहलका मचाया हुआ है जेई। अरे कुछ नहीं, करो, करोगे तो सब हासिल है, करोगे तो सब मिलेगा, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम, बच्चा कहते हैं सर इक्विलिब्रियम तो हम नहीं रिवाइज करेंगे सर, बहुत बड़ा टॉपिक है सर, बड़ा डर लग रहा है सर। अरे भाई देख तो क्वेश्चन किस तरह से आए हैं। बच्चा कहता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम, ये तो बड़ा आसान है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, उसी में क्वेश्चन आया है। केसी, केपी, एक्सप्रेशन, यूनिट्स, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, करो तो। पीएच, बफर सॉल्यूशन, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस देखने में खतरनाक है, माना, जब मैं भी बच्चा था मुझको भी खतरनाक लगे, लेकिन एक बार पढ़ो, एक बार बस फॉर्मूले ही पढ़ लो, मैं कह रहा हूं बस सिर्फ फॉर्मूले कर लो, हेंडरसन इक्वेशंस कर लो दोनों की बफर्स में, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के सिर्फ केसेस अपने दिमाग में ऐसा चार्ट के तौर पे याद कर लो। पीएच के जितने भी केसेस होते हैं, वीक के साथ, स्ट्रॉन्ग के साथ, सिर्फ वीक के साथ, मिक्सचर के साथ, सिर्फ टेबल बना मेरे भाई, सिर्फ टेबल बनाकर फॉर्मूला लिख ले और फिर बता
कि तू क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। सॉल्यूशंस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और वैन टॉप फैक्टर आता आया है, आएगा और आता रहेगा। वैन टॉप फैक्टर हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट है। मोलर कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पर बेस्ड क्वेश्चन, कोलरॉश लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन, नस्ट इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, अरेनियस इक्वेशन, केमिकल काइनेटिक्स, ये सारे वो सब टॉपिक्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री के जिन्हें आपको छोड़ के नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। इसके अलावा और भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सर वो तो आपने लिखा ही नहीं, सर पता चले नीचे कमेंट आ जाए सर वो टॉपिक तो आपने बताया नहीं, सर वो मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरी नजर में, मेरे एनालिसिस पे जो मुझको इंपॉर्टेंट लगा वो मैं बता रहा हूं कि इनको मत छोड़कर जाना, बाकी तो तुम्हारी श्रद्धा है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर 6 चैप्टर्स हैं, 7वां चैप्टर नहीं है, वो टॉपिक है। ये बेसिकली क्या है, ये नए ऐड हो रहे हैं, स्पेसिफिकली नए क्या मैं कहूंगा कि ये थे लेकिन इनको इतना इंफेसाइज नहीं किया गया था, आपकी इंफेसाइज किया जा रहा है कि इनको पढ़कर आना, हम क्वेश्चन पूछेंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, पी ब्लॉक, डी एंड एफ। अच्छा, पी ब्लॉक पूरा नहीं है, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ही करनी है। अब तुम कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने लग जाओ तो देखो कई बच्चे 2 प्रकार के हैं यहाँ पे, वो चाहते हैं कि नहीं मैं पी ब्लॉक एक ही बार खत्म कर लूं ताकि एडवांस तक दिक्कत ना हो। कर लो बेटा, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। कई बच्चे ऐसे हैं जो रटने से डरते हैं, समझने पी ब्लॉक को उन्हें समझ ही नहीं आता है, वो कहते हैं नहीं सर पी ब्लॉक तो जीवन में होना ही नहीं चाहिए था। वो दूसरी कैटेगरी बच्चे कौन कौन से जरा बताना हमको। तो वो पी ब्लॉक कैसे करेंगे, जो कह रहा है सिलेबस में सिर्फ उतना कर लो, एनसीईआरटी उठाओ, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को निपटा डालो। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलरेडी तुम लोग किसी भी टीचर से पढ़े हो तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा दी जाती हैं, ठीक है। बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ रिएक्शंस हैं उन्हें आराम से कर लेना, एलोट्रोप्स को एक बार देख लेना, खत्म हो गई कहानी। केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स, ये सारे ही चैप्टर्स यार इंपॉर्टेंट हैं। इसमें सॉल्ट एनालिसिस पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएगा, लिख के ले लो, 100% आएगा। ये एक रीडिंग ले लेना, लास्ट के जो 2 टॉपिक्स हैं, एनसीईआरटी की एक लैब मैनुअल है, गूगल में आपको आराम से मिल जाएगी, उसमें से जरा डाउनलोड करके इन सब टॉपिक्स को पढ़ लेना। सॉल्ट एनालिसिस और केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ मोर सॉल्ट एंड पोटेशियम। अरे क्या पता कुछ क्वेश्चन टकरा जाए, है ना सर, लेकिन सब टॉपिक्स बताइए ना। आओ बेटा, सब टॉपिक्स जो लास्ट 5 साल में बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है जेईई मेंस। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का वेरिएशन, अब आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड पीरियड की काफी पूछी जाती है, थर्ड पीरियड की काफी पूछी जाती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन सब पर बेस्ड क्वेश्चन। एटॉमिक साइज पर क्वेश्चन, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, 4 एलिमेंट्स दे देगा, बताओ इनकी आई को अरेंज करो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। ये अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेकंड पीरियड की आई तो पता नहीं, मुझे लगता है हर साल पूछी जाती है। केमिकल बॉन्डिंग में फसान रूल की बात करते थे, कोवैलेंट कितना है, आयनिक कितना है। वैसे तो बॉन्डिंग पूरा इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूं उसमें कुछ तुम छोड़ दो, लेकिन मेरे हिसाब से जो कुछ बहुत ज्यादा फोकस्ड वाले हैं, फजान रूल और उसके एप्लीकेशंस, VSEPR जिससे तुम ज्योमेट्री बताना सीखते हो, फिर इसी से एसोसिएटेड हाइब्रिडाइजेशन कि किसका sp2 है किसका sp3 है, इनर्ट पेयर इफेक्ट जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन दी ग्रुप 2 से डिक्रीज हो जाती है, उस पर बेस्ड काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायपोल मोमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखने में मोटी टॉपिक बहुत बड़ा और बहुत भयानक लगता है, लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आसान है। मैग्नेटिक करेक्टर बताओ, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मूवमेंट, ये सब बारे में बातें हो रही हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि पी ब्लॉक में सिर्फ बचा ही यही है। KMNO4 K2CR2O7 का प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज हाईली इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू डी ब्लॉक। डी ब्लॉक की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, कौन ट्रांजिशन एलिमेंट है कौन नहीं है, एलॉय फॉर्मेशन, इंटरस्टिशियल फॉर्मेशन, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 100% पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये सारे टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए। और कुछ टॉपिक सर बिल्कुल सॉल्ट एनालिसिस का बेसिक, साइनर्जिक बॉन्डिंग पर क्वेश्चन इस बार मुझको ऐसा लग रहा है आएगा, इसको जरा पढ़ लेना। अरे वही मेटल कार्बोनिल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, बैक बॉन्डिंग, हाँ वही जिसमें पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली जाती है। VBD CFT आता आया है, आता रहेगा। एप्लीकेशंस किसके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, इधर 2 सालों में काफी देखा गया है, मैच द फॉलोइंग में आ गया। आइसोमेरिज्म
यार सिर्फ एनसीईआरटी वाला करना, क्यों जबरदस्ती के एग्जाम वाले केसेस कर रहे हैं, सिर्फ एनसीईआरटी वाला खत्म। आईयूपीएससी प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये भाई हमारे जो है ना, इनको प्रणाम कर लो, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं या कोई भी ये नहीं कहेगा कि तुम ये पढ़ लो और ये छोड़ दो। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि ये एक इतिहास की तरह चलता है, हर चीज दूसरे से इंटर रिलेटेड रहती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी ये है कि तुमको जीओसी आना चाहिए, तुमको रिएक्शन मैकेनिज्म आना चाहिए। अब अगर तुम्हें ये दो आते हैं तो तुम्हें सब कुछ आता है। फिर देखो, तुम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ एल्केन एल्कीन एल्काइंस छोड़ नहीं सकते, ना इसके ना इसके ना इसके ना इसके। बायोमॉलिक्यूल्स अलग ही लेवल का चैप्टर होता है, इससे तुम भाग रहे हो, भागना नहीं। एक क्वेश्चन आ सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, अमीनो एसिड्स हो, बेटा पढ़ कर जाना, सिर्फ उतना ही कर लेना जितना एनसीईआरटी में, ठीक है। बाकी टॉपिक जिस तरह से आपके क्लास में सर ने आपके नोट्स में लिखवाए हैं उन्हें जरूर करना। काफी बच्चा इस पर थोड़ा सा धक्का लगता है उसको, वो कहता है सर ये रटने वाला है भाई, इसको हम नहीं करेंगे। लेकिन बेटा ऐसी गलती मत करना, थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करके मैं बता रहा हूं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन 100% आएगा। किस तरह से नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन का, हाइड्रोजन, इनका एस्टिमेशन होता है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, मतलब उसका थ्योरेटिकल पार्ट भी और उसका न्यूमेरिकल पार्ट भी, ये दोनों ही आपको आना चाहिए। प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स में क्रोमेटोग्राफी पर बहुत ज्यादा इंफेसिस किया गया है, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। डिस्टिलेशन हो गया, ये सब हो गया है ना। बाकी सब बेसिक प्रिंसिपल्स में तुम्हारा आईयूपीएसी आता है, नॉमेनक्लेचर आता है, आइसोमेरिज्म आता है, सब करना ही करना है। हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, बेंजीन, सबकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, फिजिकल, केमिकल, ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट है। मैंने जो टॉपिक्स बोले हैं वो एज अ सब टॉपिक्स हैं जिन पर आपको फोकस करना ही करना है। क्योंकि देखो, मैं ये नहीं कह सकता कि पिछली बार रीमेट इवन आई थी तो इस बार रीमेट इवन नहीं आ सकती, आ सकती है यार। पिछली बार एल्डोल आया था, इस बार एल्डोल नहीं आएगा, आ सकता है। एल्डोल हो जाए, रीमेट इवन हो, मार्कोनिकॉफ हो, एंटी मार्कोनिकॉफ हो, ये सब बेसिक रूल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, हर जगह हर रिएक्शन में लग रहे होते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब कुछ करके जाना है, सब कुछ पढ़ना है। अगर वेटेज ज्यादा होगा तो इसी का ज्यादा हो सकता है ना। तो बेटा ये था हमारा और आपके बीच में एक छोटा सा स्ट्रेटजी सेशन। पढ़ते रहिए एक उज्जवल जीवन के लिए, और मिलते हैं बहुत जल्द आपके रिजल्ट के बाद। टिल देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।